नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं, मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं, उनके लिए। यदि आप कोई अन्य विषय भी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट भी मिल जाएँगे, दोनों माध्यम में, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो चलिए हम आज का हमारा विषय स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा अध्याय नंबर 8 जल की विविध अवस्थाएं कि जल की जो अलग-अलग अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपने सुना होगा तो उनके गुण धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन कंप्लीट अध्याय को हम समझते हैं। सबसे पहले आपका क्या है ये वक्तव्य एक दे रखा है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो विशाल समुद्र सूख जाएंगे। क्या ये इस बात से आप सहमत है? यदि वर्षा नहीं होगी तो विशाल समुद्र वो सूख जाएँगे, कैसे ये समझ लीजिए कि जैसे आपका ये समुद्र है, ठीक है? तो जब भी दिन में सूर्य निकलता है तो अपने ताप के कारण समुद्र का जल ऊपर चला जाता है, ठीक है? रोज यही प्रोसेस रहेगा और वापिस आने का एकमात्र साधन क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा और वर्षा आपकी हो नहीं रही तो मतलब पानी सिर्फ ऊपर जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक दिन तो ऐसा आएगा कि समुद्र भी सूख जाएँगे। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि यदि वर्षा नहीं होगी तो समुद्र भी सूख जाएँगे? तो चलिए ये वक्तव्य आपके समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है कि ग्रीष्म काल की एक दोपहर में आवी और थिरो शिकंजी का आनंद ले रहे हैं। 2 बच्चे हैं, शिकंजी पी रहे हैं। एक का नाम आवी है और एक का नाम थिरो है। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरो के मन में अनायास ही बर्फ एवं जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे कि जैसे ही थिरो ने देखा कि शिकंजी में बर्फ थी, क्या था कि वो जो शिकंजी थी ना, तो उसमें बर्फ का टुकड़ा था और उस बर्फ के टुकड़े को देखकर उसके मन में एक सवाल आया। क्या सवाल आया? वह चकित होकर सोचने लगा। वो क्या सोचने लगा ये चीज़ है उसके मन में क्या सवाल आया था दोनों को देखिए कि छूने पर बर्फ ठोस लगती है। आप ठोस, द्रव, गैस आपको पता है क्या होता है कि ठोस वो होता है जिसकी आपकी निश्चित आयतन होता है, उसका आकार होता है, उसको हम ठोस बोलते हैं। तो ये कहता है कि बर्फ हमें ठोस लगती है, इसे हम अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता इसलिए ये दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ होंगे। तो जो थियरम था उसने सोचा कि ये बर्फ और जो पानी है ना, दोनों अलग-अलग पदार्थ है जो उसने शिकंजी में देखे। लेकिन जो ये आपकी आवी ये कहती कि नहीं ये दोनों एक ही पदार्थ है, ये दोनों अलग-अलग नहीं है। तो दोनों के मन में क्वेश्चन एक कह रहा है कि ये दोनों एक ही है और एक कह रही है ये दोनों क्या है आपके एक ही है। आप आगे के विचार थिरो से अलग हैं, आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा क्यों सोचते हैं? ठीक है? मतलब आपको क्या लगता है, क्या दोनों चीज़ें एक ही होती है बर्फ और पानी या फिर दोनों अलग-अलग चीज़ें होती है आपको देना? अब ये कहती है कि हम जल को परिस्थितितर ये जो आपका रेफ्रिजरेटर की हिंदी कई बार आप पूछते हैं, तो ये आपकी रेफ्रिजरेटर की हिंदी शब्द है। के अंदर हिमीकरण यंत्र मतलब फ्रीजर को बोलते हैं, हिमीकरण यंत्र हम बोलते हैं, में रखते हैं और जाँचते हैं कि क्या यह बर्फ में परिवर्तित होता मतलब उसने कहा कि चेक करते हैं कि दोनों चीज़ अलग-अलग है या फिर एक ही है। तो उसने कहा चलो ठीक है पता लग जाएगा। तो हमने पानी को कहाँ रख दिया? फ्रीजर में रख दिया और सुबह चेक करेंगे कि क्या पानी की बर्फ जम गई? हाँ, मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमीकरण यंत्र में रखते हैं तो ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। तो उसने कहा ये कहता है कि बर्फ तो बन जाएगी। उसने कहा तो इसका मतलब ठीक है पानी की ही बर्फ बनी तो दोनों एक ही पदार्थ हुए। लेकिन ये कह रहा है कि उसके अंदर कुछ मिल जाता हुआ फ्रीजर के अंदर कि पानी के अंदर कुछ मिल जाता हो तब ये ऐसा बनता है और नई चीज़ बन जाती है। क्या आपको लगता है थ्योरम सही है? आप इसकी जाँच कैसे कर सकते हैं? जाँच हम कर सकते हैं बिल्कुल उसको हम बंद करके डिब्बे में अच्छी तरह से रख देंगे फ्रीज़र में ताकि मिलने की कोई संभावना ही नहीं रहे और फिर सुबह चेक कर लेंगे, हमारे ढक्कन को भी चेक कर लेंगे, क्या ढक्कन खुला तो नहीं है? आपको आ गई बात समझ में? अब देखिए कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें और दूसरी तरफ से इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें और बर्फ धीरे-धीरे जल में परिवर्तन हो जाती है। इस अवलोकन से आप क्या सीखते हैं? इसने कहा कि आपने एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, उसको पिघलने दिया, धीरे-धीरे आप उसको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो खुद तो पिघल जाएगा। तो फिर आपको क्या दिखेगा अभी?
ठीक है। क्या इसका अर्थ यह है कि बर्फ जल एक ही पदार्थ है? हाँ, बर्फ और जल एक ही पदार्थ के दो रूप है। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही पदार्थ के दो रूप हो गए ना। एक तो क्या हो गया, पानी जल, और जल से क्या बनता है, बर्फ। और बर्फ आपकी भाप भी जल का एक रूप, अगर ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी, गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, वरना जल है आपका सामान्य ताप पर। तो ये एक ही पदार्थ के तीन रूप हो गए ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अवस्थाएं कहा जाता है। इन रूपों को ही अवस्थाएं कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती है। जल बहता है पर बर्फ नहीं, जल छलकता है पर बर्फ नहीं, मतलब इनका जो व्यवहार है ना, इनके गुण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। वर्षा काल की एक सुबह है, विद्यालय जाते समय आगे और तरफ देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उनका खेल का मैदान था, वहां बारिश हुई थी और जो गड्ढे थे ना, उसमें क्या था, जल भरा हुआ था। उस शाम वे जब मैदान में खेलने गए तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? यह कहा जाता होगा। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। उसने कहा कि आप जब स्कूल में आए होंगे, बारिश होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, और आप शाम को देखते हैं, फिर अगली सुबह देखते हो तो उन गड्ढों में पानी नहीं मिलता। तो वो पानी कहाँ गया, कहाँ विलुप्त हो गया? तो क्या आपने इसके बारे में सोचा है, किसने वो पानी निकाल दिया या फिर कहाँ वो पानी चला गया? क्या कभी आपने इस बारे में विचार किया है? या फिर धरती सूख जाती है तो पानी बारिश के बाद पूरी धरती गीली हो जाती है, तो बारिश के कुछ समय बाद अगले दिन आप देखते हैं पूरी धरती सूख गई, तो पानी कहाँ गया? तो क्या आपने उसके बारे में कभी सोचा है अभी? अब देखिए, कुछ हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कि बच्चे ने सोचा कि जो मिट्टी है ना, उसने पानी सोख लिया होगा। ठीक है, जो पानी था, मिट्टी सोख लिया उसने, मतलब मिट्टी, जब बोलते हैं मिट्टी पानी पी गई, तो मिट्टी ने पानी पी लिया। तो आपके इस बारे में क्या विचार, आप जरूर बताएं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आपको जरूर बताएंगे कि वो पानी कहाँ जाता है। आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि आपने कहीं पानी को विलुप्त होते, मतलब इस प्रकार पानी कम हो गया हो? ठीक है, तो क्या आप कोई और संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपने बर्तन धो लिए? बर्तन अभी आपको सतह पे क्या मिलेंगे, गीले मिलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी आपको वहां नहीं मिलता, बर्तन पूरी तरह सूख जाते हैं। आपके कपड़े आप सुखाते हैं, गीले सुखाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं, तो पानी कहाँ गया अभी? ठीक है, बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? मतलब आपने क्या था कि आपने बताया कि जो मैदान में पानी कम हुआ ना, किस कारण से हुआ? मिट्टी पानी पी गई, ठीक है, मिट्टी ने सोख लिया। लेकिन बर्तनों का पानी कहाँ गया अभी? वहां तो मिट्टी भी टच में नहीं थी। इसका मतलब आपने जो कपड़े आपने सुखाए, उसमें मिट्टी ने थोड़ी सोखा। तो मतलब आपने जो पहला कारण सोचा था, वो बिल्कुल आपका सही नहीं था। आप ये सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। फिरो सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाए और जांचे कि किसका कथन सही। एक ने कहा कि जल रिस गया होगा, और एक ने सोचा कि जल नहीं रिसा होगा। तो क्रियाकलाप से हम देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ भी। उसने क्या किया कि दर्शाए गए अनुसार स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच या जल ले लेंगे। जैसे आपका चित्र आपको मैं दिखाऊंगा, नीचे चित्र दिया गया है, एक थाली या आपको प्लेट लेनी है। देखिए कि जल प्लेट की दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं, रिश्ता मतलब उसके अंदर से निकलता है या फिर नहीं निकलता भी। इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहे जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए। आपका क्या अनुमान लगाते हैं, क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता, रिश्ता मतलब उसके अंदर से नहीं निकलता। यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता तो फिर जल कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जलवाष्प कहते हैं। तो आपको अब बात समझ में आ गई। उसने कहा कि किस प्रकार से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, थाली ले लेनी है या फिर पानी आपने रख लिया, तो आपको नीचे से चेक करना है, क्या नीचे जल निकल के गिर गया अभी मिट्टी में? ठीक है, तो आपने देखा नीचे से नहीं रिस रहा, इसका मतलब पानी ये जो सूखा था, इस साइड से आपने गीला किया था। कैसे सूखा? ये क्या था, वाष्प बनकर, भाप बनकर
वायुमंडल में चला गया अभी। ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसे जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प की जल की दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी थी? बर्फ थी। पानी हमारे पास, पानी की दो अवस्थाएं, वैसे तो हमें तीन अवस्थाएं पढ़नी है आपकी। जल की तो एक अवस्था, लिक्विड द्रव, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में पानी मिलता है। और एक और अवलोकन के बाद से जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है, यह कहा जाता है। इसने कहा कि जब हम डोसा वगैरह बनाते हैं ना, तो जो जलवायु होता है ऐसे छिड़काव करता पानी का, तो पानी गायब हो जाता है अभी। गायब मतलब कि वो पानी वहां पे नहीं टिकता, क्योंकि वो वाष्प में बदल कर ऊपर चला जाता है। ये आपको प्लेट वाले थे, यहाँ पानी डालिए, इसको धूप में रख दीजिए, आप देखिए नीचे से पानी नहीं निकलेगा, तो पानी कहाँ गया? तो पानी आपका जलवाष्प बनकर वायुमंडल में मिल गया है। जल का क्या हुआ होगा इसके बारे में विस्तृत रेखा चित्र, नामांकन और शीर्षक के साथ बनाइए भी। ठीक है, जलवाष्प हम बना सकते हैं शीर्षक की, जलवाष्प। तो वहां से हम दिखा देंगे इस प्रकार चित्र बना था, और ऐसे भाप निकलते हुए ऊपर से इस प्रकार से भाप निकलती हुई हम दिखा देंगे, ये आपको जलवाष्प लिख देना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प भी, जो गर्म पानी छिड़का जाता है ना, किसमें बदल जाता है? भाप में। और भाप क्या है? आपका जलवाष्प ही है। भाप वास्तव में जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इसने कहा कि जल जब भाप में बदलता है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तो आपका पहली टर्म याद आपको रखनी है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो ये आप याद रख लेंगे, जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये चीजें आपकी क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य ताप पर भी लगातार होती रहती है। इसने कहा कि जो सामान्य ताप होता है ना आप कमरे का, उसमें भी वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? जैसे आपने गीले कपड़े रख दिए, थोड़े समय बाद वो सूख जाएंगे। तो आपने पोछा लगाया फर्श पर, ठीक है, तो कुछ समय बाद पोछा सूख जाता, तो पानी कहाँ गया? वाष्पीकरण हुआ अभी। और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण है, ये वाष्पीकरण है ये भी। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं, इस लड़की का जो क्वेश्चन आया है वो भी देख लेते हैं। वास्तव में जल वाष्प अदृश्य होते, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति से इसे दृश्यमान बनाया जाता है। इसने कहा कि वैसे तो जल वाष्प आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर इसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी ना, तो हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कई बार धीरे धीरे पानी निकलता है ना, भाप आपने निकलती हुई देखी होगी उसमें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वो पानी की बूंदों को अपने साथ लेके चलता है। इसके अन्य उदाहरण भी आप पढ़ेंगे। क्या आप सोचते हैं गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? भूमि में जल के रिसाव के कारण है, या फिर जल के वाष्पीकरण के कारण है, या इन दोनों के कारण है? तो इसका क्या होगा कि इन दोनों के कारण ही है। कुछ हिस्सा जो है भूमि में रिसाव भी होता है और कुछ आपका वाष्पीकरण में भी होता है, दोनों इसके कारण है। जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हुए बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, इसका क्या होता है? अभी हैंड सैनिटाइजर आपने देखा होगा, तो कोरोना के बाद ये वर्ड आ गया नया, हैंड सैनिटाइजर। कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। उसका कारण क्या है अभी? ठीक है, तो उसका वाष्पन हुआ या फिर उसका सोखना हुआ है अभी? एक और रहस्य हम देखते हैं। अगले दिन आवी, थिरो और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं, और तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं। उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। यह क्या है अभी? उसने क्या किया कि इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक प्लेट ले ली, प्लेट में क्या कर दिया? कांच का गिलास रख दिया, कांच के गिलास में बर्फ के टुकड़े डाल दिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसकी बाहरी सतह पर क्या है? पानी की बूंदें आएंगी, और वे हैरान हो जाते हैं ये पानी की बूंदें कहाँ से आई। ये चीजें क्लियर हुई आपको कि ये पानी की बूंदें आपकी कहाँ से आई? पानी प्लेट में जमा हुआ उन्हें मिलेगा भी। तो अब ये देखेंगे पानी की बूंदें आई कहाँ? बच्चे परेशान हो गए, क्या गिलास आपका लीक था?
क्या गिलास में से पानी निकल गया? तो ये आपको समय करके आप पता लगा लेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, ये पानी कहाँ से आया? क्या आप बता सकते हैं मुझे पानी कहाँ से आया? ये देखिए गिलास के ऊपर बूंदे दिखाई दे रही है ना आपको, इस प्रकार से आ गई। भी आपको बता दिया, एक कांच के गिलास में ठंडा जल ले और उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दें, 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखे और इसका अवलोकन करें मतलब इसको देखें भी। गिलास के बारिश का छूकर पता चल सकता है कि यहाँ कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ आपके अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न और अवलोकन में, ठीक है, मतलब कि आपने जो नोटिस किया ना वो चीजें आपको यहाँ से लिखनी है। ये देखिए मेरे अवलोकन, आपने देख के क्या पाया? गिलास पे बूंदे थी, ये बूंदे कहाँ से आई? क्या गिलास लीक हुआ है? ठीक है, क्या गिलास में से रिसाव हुआ है? ये आपके क्वेश्चन होंगे। आपने अवलोकन किया और कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दी। आपको भी जरूर दिखाई देंगी जल की बूंदें। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होती है, फिर ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती है। कि स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, आप इसे देखते रहेंगे ना, छोटी छोटी बूंदें आएंगी भी गिलास के बाहरी सतह पर, क्या आएंगी? छोटी छोटी बूंदें आएंगी। लेकिन धीरे धीरे ये बूंदें क्या होंगी? बड़ी होंगी। बड़ी होके क्या होंगी? भारी हो जाएंगी और भारी होके नीचे गिरेंगी और प्लेट में आप कुछ पानी इकट्ठा हो जाएगा। और लगातार ये प्रोसेस चलता रहा तो प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होंगी, ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती। आप उपयुक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके देख सकते हैं, मतलब कि गिलास आप स्टील का भी ले सकते हैं, जरूर नहीं कि आप कांच का ही ले भी। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आ गई। अब मतलब आपके मन में ये प्रश्न आ गया, जल की बूंदें आई कहाँ से? क्योंकि गिलास आपका टूटा फूटा हुआ नहीं था, गिलास के अंदर वाला पानी सेम था। क्योंकि आपने लेवल भी चेक किया था ना कि गिलास में इतना पानी हो, इतना ही था। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पानी प्लेट में आई, बूंदे आई, ये कहाँ से आई है, ये जानने के लिए आप फिलहाल तक उत्सुक है अभी। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। बिल्कुल प्यार से आराम से सारी चीजें आप समझिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। कहीं भी आपको कोई परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। अपने मित्रों से चर्चा करें, इसके संभावित कारणों का चित्रण 8.3 में लिखे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अपने मित्रों से आपको पूछ के लिखना, कोई बिल्कुल ये नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम सत्य लिखना है। कि जैसे ये आपके मित्र है ना, 3 मित्र हैं, तो जैसे इस लड़की ने कहा हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ निकलकर पिघल होगी, कांच के निकल के बर्फ बाहर आ गई होगी। ठीक है, ये आपके 2-3 मित्र से आपसे पूछना, उनके कारण आपको यहाँ से लिख देना। ये काम आपको स्वयं करना है, टीचर से नहीं करना। ठीक है, वो क्या क्या कुछ भी देवे, क्या ये क्या विचार सही है कि जो लड़की ने बताया? लेकिन बच्चे हैं, जो सोचेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना कि पानी कैसे आया होगा अभी। अब ये देखिए इन बच्चों के सभी के विचार देख लीजिए, आप अपने मित्रों से भी पूछ के देखिए। ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल रिस गया होगा, कि जैसे कांच का गिलास लीकेज होगा उसके अंदर से पानी आ गया होगा। ये कहता है नहीं, यह रिस नहीं सकता, कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ। इसने कहा, देखिए इसने कहा कि कांच के गिलास से जो पानी है ना वो बाहर आ गया होगा भी। लेकिन फिर देखा कि जो कांच के गिलास में जो पानी था वो तो उतना ही था। इसका मतलब पानी तो अंदर वाला पानी तो बाहर नहीं आया है। यह कम हुआ होगा परंतु इतना भी नहीं हुआ कि देखा जा सके। इसने कहा कि कम हो गया होगा लेकिन इतना कम हुआ होगा कि हमें पता ही नहीं चल रहा। मतलब थोड़ा सा कम हुआ होगा, हम इसे देख नहीं सकते कि पानी कम भी हुआ और वही पानी बाहर आ गया अभी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसने कहा चलो ठीक है आपकी बात मान ली कि पानी रिस गया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहज से देखा जा सकता है। कि हम एक लंबी नली लेते हैं कांच की भी, ठीक है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी पानी बाहर निकलेगा ना तो भी हमें पता चलेगा। सामान्य तापमान पर हम किसी को गिलास में जल ले सकते हो, पता लगा सकते हैं कि जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है वो काम करके देख लेंगे। जब इन्होंने वो काम करके दिया, पतली ट्यूब ले लिया आपकी ग्लास की, फिर भी क्या था, आपका जल का रिसाव नहीं हो रहा था, जल में परिवर्तन मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसका मतलब जो अंदर वाला जल है वो बाहर नहीं आया था। यहाँ पे हम पहुंच गए, लेकिन हमारा क्वेश्चन वही था, यदि अंदर वाला जल बाहर नहीं आया है तो बाहर जो पानी आया है वो कहाँ से आया है, यही क्वेश्चन है ना। संभावित कारणों पर चर्चा भी।
इस विषय में आपके पास विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं कि आप अलग-अलग कारण बताएँगे कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ठीक है? और आप दूसरे कारणों से सहमत और असहमत भी हो सकते हैं। आरवी और थिरव ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की, अलग-अलग लॉजिक बताया कि पानी यहाँ से आ गया होगा, पानी यहाँ से, कुछ पे मान भी गए, हाँ ठीक है, ऐसे आ गया होगा। लेकिन हमें तो एक्यूरेट कारण जानना ना, बिल्कुल सही कारण कि पानी कहाँ से आया। आरवी और थिरव ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं जिनका उल्लेख चित्र 8.4 में दिया गया है? उपयुक्त तर्क पर चर्चा करते रहें और इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करें। सोचें कि ऐसी जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी है? अब बच्चों में क्वेश्चन है कि आई कहाँ से ये बूंदें? अब आपने देखा ये बूंदें आपने इस प्रकार की और कहीं देखी है क्या? ठीक है, जैसे ही आप कोई जानवर आपने देख लिया, ठीक है, आप सोचते होंगे ये मैंने और कहीं देखा है क्या? फिर आपको याद आया कि ऐसी बूंदी जैसे गिलास के ऊपरी सतह पे आई थी ना, वैसे ही बूंदे आपने पौधों पे देखी थी। ये ओस की बूंदे देखी होंगी भी। क्या है? ओस की बूंदे आपने देखी होंगी। हमें सुबह के समय ओस की बूंदे अधिक क्यों दिखाई देती है? जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबाल कर उसे स्टील की प्लेट ढक देते हैं, तो जल की बूंदे प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, अब 2 बूंदें और आ गई। एक क्वेश्चन तो आपके पास पहले ही था। एक क्वेश्चन तो आपके पास पहले ही था कि ग्लास के बाहर पानी कहाँ से आया। अब आपके पास 2 और 3 क्वेश्चन और आ गए हैं। वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका ग्लास वाला था, अब एक क्वेश्चन आपका फूल वाला आ चुका है आपके पास। जो फूल पे सुबह-सुबह ओस की बूंदें आती है ना, वो बूंदें क्यों आती है, सुबह क्यों आती होगी, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपका बताया है कि जब आप पानी का कोई पात्र उबालते हैं ना, गर्म करते हैं आधा भरा हुआ, तो ये जो प्लेट ढकी हुई है, इस प्लेट के नीचे आपको पानी की बूंदें मिलती हैं। जब आप हटा के देखते हो ना अच्छे, तो आपको पानी की बूंदें मिलती हैं। ये पानी की बूंदें कहाँ से आएगी? अब तीनों क्वेश्चन, और ये आपने जब देखा नोट किया, तो ये जो तीनों पानी की बूंदें हैं ना, एक जैसी हैं। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन और गहराता जा रहा है, सस्पेंस बन रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो बूंदें आ कहाँ से रही है जी। चलो भाई, अब हम करते हैं उसका मतलब कि रहस्य से पर्दा उठाते हैं, आपको बताते हैं कि पानी की बूंदें वो कहाँ से आई। पहले गिलास वाली बात करते हैं। जब वायु में विद्यमान जल वाष्प की ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो जल की बूंदें बनती है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को संघनन कहते हैं वे। अब देखिए, इसने कहा कि हुआ क्या कि हमारे पूरे वायुमंडल में क्या है, ये जल की मात्रा है। क्या है? जल की मात्रा है। और ये जैसे ही आपका ठंडी सतह है आपकी गिलास की, जैसे ही ये चलता हुआ ऐसे यहाँ से टकराएगा, तो ये ठंडा होके किसमें बदल जाएगा? क्योंकि ये वाष्प है ना, तो ठंडा होके किसमें बदलेगा? ये लिक्विड में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, ये पानी की बूंद में बदल जाएगा। तो ये कौन सा पानी है जो आपका वायुमंडल में? आपने नमी पढ़ा था, आर्द्रता पढ़ा था, ठीक है, सामाजिक में भी आपने पढ़ा था। तो हमारे पूरे वायुमंडल में क्या है कि जब, जैसे आपने पढ़ा था ना, जब कपड़ा सूखता है, तो उसके अंदर जो जल था वो कहाँ गया? वाष्प बन के क्या हुआ? वायुमंडल में ही तो मिल गया। और जब वो किसी ठंडी चीज से टकराएगा ना, तो वापिस पानी बन जाएगा। आपको ये बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार वो क्या कहलाता है, जब जल वाष्प किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को संघनन कहलाता है। जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद क्रियाकलाप 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8 पॉइंट कांच के गिलास की बाहरी स्तर पर दिखाई देने वाला जल भी संघनन के कारण हो सकता है? आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसकी जांच करें। इसने कहा कि चलो चेक करते हैं, क्या ये संघनन आप समझ गए आगे ना? जब जल वाष्प है वो वापिस किसमें बदल जाता है? पानी में, उसको बोलते हैं संघनन। और जब पानी आपका वाष्प में बदलता है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण या वाष्पन। चलो देखते हैं भी आपका। फिर वे जल और बर्फ के टुकड़ों से वे आधा भरा हुआ कांच का गिलास लेते हैं, एक छोटी स्टील की प्लेट में इसे ढक दें और डिजिटल तराजू पर तोलें। उसने तराजू पे तोल लिया। प्रत्येक 5 मिनट में तराजू की रीडिंग का अवलोकन कर संकित करें। 30 मिनट बाद अवलोकन करने के बाद आंकड़े एकत्रित कर तालिका में अंकित करें। इसने कहा
कि उन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, पानी का गिलास लिया ना, इसको इस प्रकार का, इसको तराजू पे रख दिया, ठंडे पानी का गिलास था, बर्फ के टुकड़े इसमें डाल रखे थे और वे देख रहे थे वेट के साथ, यहाँ वेट आ रहा था कि वेट इनका कितना, मान लेते 250 ग्राम था। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वेट बढ़ रहा था या फिर वेट घट रहा था। आपने क्या सोचा होगा भाई, यहाँ ये बाहर रखा ठंडे पानी का गिलास, तो वेट इसका बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा भी। तो यहाँ 0 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद यहाँ वेट की आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है। क्या आपके निष्कर्ष आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? अपने फ्रैक्शनों की व्याख्या कीजिए। आपने कांच के गिलास पर, अभी देखिए कि आपने आदर्शता पढ़ा था ना, सामाजिक में हमने पढ़ा था, अगर सामाजिक आप पढ़ना चाहते तो वो भी लाइन बाय लाइन आपकी समझाई गई है। ये कहता है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र की दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें, यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन समझे कि एक वर्ष के आपको आंकड़े लिखने हैं कि आर्द्रता के आंकड़े क्या, नेट पे सर्च कर दीजिए, वहां मिल जाएगा। उसके पैटर्न को समझिए कि हर साल किस मौसम में आर्द्रता बढ़ती है। आर्द्रता क्या होती है, वायु में नमी की मात्रा, और किस में घटती है, सारी चीजें आपको दी हुई मिलेगी। तो आपने किया तो ये देखना, आप देखेंगे कि उसका वेट बढ़ता 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 जाएगा भी। ठीक है, वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने क्या रखा था, देखिए जब हमने 0 मिनट पहले रखा तो हमारे पास क्या था कि गिलास और ये प्लेट थी, सिर्फ इसका वेट आ गया आपका 250 ग्राम। मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। थोड़े समय बाद क्या होगा कि इस पे पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी, तो उन पानी की बूंदें एक्स्ट्रा आ गई ना अब आपके पास, तो थोड़ा सा जो वेट है वो आपका बढ़ जाएगा। इसी प्रकार और पानी की बूंदें आती जाएंगी और पानी की बूंद आती जाएंगी, और इस प्रकार से जब इसका वेट है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, बाहर है वो बढ़ता जाएगा, जल का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। ये चीज मुझे बताइए। आपने कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदें देखी, ठीक है, आपने रख दिया ना वो गिलास, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपने तराजू पे रख दिया। अब आप चेक करें 5 मिनट क्या होगा, मैंने आपको समझा तो दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वायु से जल के वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती। अब क्या होता है कि वायु से जलवाष्प कांच के ठंडी गिलास की सतह के संपर्क में आती है, कि वायु से जो आपकी है ना गिलास की जो ठंडी सतह है वो क्या करती है, इसके संपर्क में आती है। वायु से जो आपके जल वाष्प है वो इसके गिलास के ठंडे इसमें आएंगे और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे इसे टकराएंगे जल वाष्प आपके पानी में परिवर्तित हो जाएंगे और ये पानी बन जाएंगे। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है, क्योंकि आपको बताया था ना कि अब 250 ग्राम तक बूंद बन गई है, बूंदे बाहर से आई गिलास पे चिपक गई है। अब क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा, और हमें पता चल चुका है कि जो बाहर जो गिलास आ रहा है, पानी आ रहा है प्लेट में, वो अंदर वाला पानी नहीं आया, मतलब गिलास से पानी का रिसाव नहीं हो रहा है। क्या हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर स्थित जल केवल संघनन के कारण है? नहीं, हम क्रियाकलाप 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्या आप यह दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है? उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में क्या बदलाव करेंगे? इसने कहा कि आपको अब भी इसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ये कह रहा है कि जल बाहर, अंदर वाला जल बाहर नहीं आ रहा है। ये आप कैसे साबित करेंगे? क्योंकि हमने वेट ले लिया, वेट बराबर हो रहा है, ठीक है, अगर वेट बढ़ रहा है तो वो क्या आ रहा है, ठीक है, तो बाहर का जल आ रहा। तो इसने कहा कि हम एक सी इस प्रकार का ये अंतर लेंगे कि अब की बार हम क्लियर कर देंगे भी। कांच के गिलास के जल के स्तर को एक स्थायी मार्कर या पारदर्शी टेप के द्वारा, इसने कहा कि आप क्या कर लीजिए, आपने जो ये गिलास लिया है ना, पानी जिसमें था, इसको मार्क कर दीजिए, पानी इतना था। फिर हमें पता लग जाएगा कि पानी इतना ही रहता है और प्लेट में बाहर क्या आ गया, पानी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये अंदर वाला पानी नहीं आया। या फिर ये तो हमने पहले भी कर लिया था जब हमने पतली नली थी जिसपे अंकित था कि इतना पानी था। कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता, बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास के बाहरी स्तर पर जमा हो जाता है कि बाहर पानी आ गया है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी आपका
रिसाव नहीं हो रहा और जो पानी बाहर इकट्ठा हो रहा है वो संघनन के कारण ही इकट्ठा हो रहा है। यह क्रियाकलाप दर्शाते कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। चीजें क्लियर हुई? संघनन के कारण ही आपको अतिरिक्त पानी वो सारा आ रहा है और किसी कारणवश वो नहीं आ रहा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे हम पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। अभी